तो इस मूवी की स्टोरी होती है दो छोटे बच्चों से, जिन दोनों बच्चों की एज 10 से 12 साल होती है। इनके नाम होते हैं वर्धा और देवा, और ये दोनों ही एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं, बट तभी इनमें से वर्धा को कुछ बच्चे परेशान करते हैं जो कि इनसे काफी बड़े होते हैं। बट ये देखकर देवा अपने दोस्त वर्धा की हेल्प करता है और वो उन सभी को पीट कर अपने दोस्त को बचा लेता है। और यही हमें ये पता लगता है कि वर्धा और देवा दोनों ही सच्चे दोस्त हैं। बट इसके बाद ही अगले सीन के अंदर हमें एक रात का सीन दिखाया जाता है, जिस रात को बारिश हो रही है और यहाँ पर देवा अपने घर को लॉक कर रहा होता है। देवा के घर के आसपास काफी तबाही मची होती है और देवा के घर के अंदर उसकी मदर होती है और वो अपनी मदर को लॉक करके अपनी मदर को प्रोटेक्ट कर रहा होता है। बट तभी हम ये देखते हैं कि वहाँ पर कुछ गुंडे आ जाते हैं जो कि देवा को पकड़ लेते हैं और उसके घर के गेट को तोड़ देते हैं। एंड देन वो उसकी मदर को बाहर निकाल लेते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि वो उन दोनों को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे देवा और उसकी मदर को मार पाते, वहाँ पर एक गाड़ी से वर्धा अपने कुछ आदमियों के साथ आता है। और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि ये जो आदमी है जो कि देवा और उसकी मदर को मारना चाहते हैं, वो असल में वर्धा के फादर के लोग हैं। और इसीलिए यहाँ पर आते ही वर्धा उन सभी से कहता है कि वो लोग उसके दोस्त और उसकी मदर को छोड़ दें। बट वो सारे उससे कहते हैं कि वो लोग सिर्फ कानून पालन कर रहे हैं और कानून उसी के फादर ने बनाया है, सो इसीलिए उन्हें ये करना ही होगा। ये सुनकर वर्धा भी चुप हो जाता है। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही वर्धा अपने हाथ से एक मोटा सा कड़ा निकालता है और उसे उस गुंडे को दे देता है जो गुंडा देवा और उसकी मदर को मार रहा था। वर्धा उससे कहता है कि मैं एक सरदार हूँ, लेकिन मैं अपनी पावर तुझे दे रहा हूँ और इसीलिए तू इस पावर को इस कड़े के साथ ले और मेरे दोस्त और उसकी मदर को छोड़ दे। ये देखकर वो गुंडा ऐसा ही करता है। वो पावर की लालच में वर्धा का कड़ा लेकर पहन लेता है और इसके बदले में वो देवा और उसकी मदर को छोड़ देता है। देवा को ये देखकर काफी खुशी होती है कि उसके दोस्त वर्धा ने उसकी और उसकी मदर की जान बचाई है। बट यहीं पर वर्धा उससे ये कहता है कि उसके और उसके मदर के लिए ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है और इसीलिए हो सकता है कि फिर से उन्हें मारने की कोशिश की जाए। एंड दैट्स व्हाई वो ये चाहता है कि वो दोनों यहाँ से निकल जाएं और किसी दूसरी जगह जाकर रहे, एक ऐसी जगह जहाँ उनकी जान को कोई खतरा ना हो। देवा अपने दोस्त वर्धा की बात मान जाता है और वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जाने से पहले वो अपने दोस्त वर्धा से एक वादा करता है और वो वर्धा से कहता है कि जिंदगी के अंदर अगर वर्धा को कभी भी देवा की जरूरत हो तो वो बस उसे एक बार बुलाएगा तो वो तभी आ जाएगा। और साथ ही देवा अपने दोस्त वर्धा से ये भी कहता है कि वो उसके लिए पूरी दुनिया तक को मार सकता है, इसीलिए वो देवा की इन बातों को कभी ना भूले। और फिर इसके बाद देवा अपनी मदर के साथ वहाँ से चला जाता है और फिर यहीं पर ही वर्धा अपने दोस्त देवा को एक नया नाम देता है और वो उसे नाम देता है सालार। इसके बाद ही सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ बहुत ही खतरनाक गुंडों को देखते हैं। यहीं पर ये लोग किसी की ट्रैकिंग कर रहे होते हैं और तभी ये लोग उसे ट्रैक करके ढूंढ लेते हैं और फिर हमें पता लगता है कि जिसे ये लोग ट्रैक कर रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि श्रुति हसन है। ये सारे गुंडे श्रुति हसन का पता लगते ही जल्दी से उसके बारे में अपने सुपीरियर्स को बताते हैं और फिर हम ये देखते हैं कि जो इनके सुपीरियर्स हैं वो बहुत ही बड़े गैंगस्टर्स हैं और वो ना सिर्फ बहुत पावरफुल हैं बल्कि उनके हाथ में कंट्रोल भी बहुत ज्यादा है। श्रुति हसन के बारे में पता लगते ही वो सुपीरियर गैंगस्टर्स अपने सारे लोगों को ये ऑर्डर्स देते हैं और सबको ये बताते हैं कि ये श्रुति हसन उसकी बेटी है जिसे हम मारना चाहते हैं, यानी कि हमारा दुश्मन। लेकिन अब क्योंकि इसकी बेटी यहाँ इंडिया आ रही है, सो इसीलिए इसके इंडिया आते ही हमें इसे उठा लेना है। और फिर इसीलिए ये बोलकर वो सुपीरियर गैंगस्टर्स अपने सारे लोगों को उसकी फोटो भी भेज देते हैं। बट फिर इसी टाइम पर श्रुति हसन के डैड को इस बारे में पता लगता है कि उसकी बेटी इंडिया जा रही है और क्योंकि वो खुद इस टाइम पर न्यूयॉर्क में होता है, इसीलिए वो इंडिया में अपने एक आदमी को फोन करता है और उससे कहता है कि वो श्रुति हसन का ध्यान रखे और उसे उसके दुश्मनों से बचाए और उसे किसी तरह से उसे एक आदमी के पास पहुंचा दे, क्योंकि सिर्फ वही है जिसके पास मेरी बेटी सेफ रह सकती है। वो आदमी ऐसा ही करता है। वो श्रुति हसन के इंडिया आते ही उसे जल्दी से किडनैप कर लेता है और उसे सीधा असम ले जाता है और असम में एक स्कूल टीचर के घर पे छोड़ देता है और स्कूल टीचर को ऐसा विश्वास दिला देता है कि वो लड़की एक टीचर है जो कि उसके स्कूल में पढ़ाना चाहती है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि वो स्कूल टीचर और कोई नहीं बल्कि देवा की मदर है, यानी कि देवा और उसकी मदर काफी सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। और इसके साथ ही यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो सलार की। अब ये आदमी श्रुति हसन को यहाँ पर इसीलिए लाया होता है क्योंकि श्रुति हसन के फादर को ये पता था कि वो गैंगस्टर जो कि उसकी बेटी को ढूंढ रहे हैं वो पूरे देश में उसकी बेटी को कहीं भी पकड़ सकते हैं, लेकिन एक ही ऐसा आदमी है जो कि उसकी बेटी को बचा सकता है और वो है देवा। और इसीलिए उसने अपनी बेटी को यहाँ पर रखवाया है ताकि वो कुछ दिन यहाँ पर छुप कर रहे और जैसे ही मामला ठंडा हो वैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर यहाँ से चला जाए। और फिर इसीलिए श्रुति हसन यहाँ पर एक टीचर बनके रहने लगती है। लेकिन फिर कुछ ही दिनों बाद उस सुपीरियर गैंगस्टर्स के कुछ गुंडे श्रुति हसन को असम के अंदर भी ढूंढ लेते हैं और इसीलिए वो लोग अपने सुपीरियर्स को ये बात बता देते हैं कि वो लड़की भी असम में छुपी है। इसके बाद इस स्टोरी के दूसरे सीन के अंदर हम एक अंग्रेज को देखते हैं जो कि इंडिया के एक आदमी से डील करता है और उससे ये कहता है कि उसके पास ट्रक भर के गन्स हैं जो कि उसे इंडिया से नेपाल पहुंचाना है, वो भी पुलिस से बच के। और फिर इसीलिए उस अंग्रेज ने जिससे बात की होती है वो आदमी भी सीधा उन सुपीरियर गैंगस्टर्स के गुंडों से बात करता है और उनसे कहता है कि वो इस ट्रक को इंडिया से नेपाल पहुंचाए। जिसके बाद ही वो सारे गुंडे उस ट्रक के सारे कंटेनर्स के ऊपर एक स्पेशल स्टैंप लगा देते हैं जो स्टैंप देखने में एक मॉन्स्टर जैसा होता है और वो लोग अंग्रेज से कहते हैं कि इस स्टैंप को इस पूरे देश के अंदर कोई भी नहीं रोक सकता। और फिर इसीलिए वो लोग उसके ट्रक को ले जाने लगते हैं
थोड़ी देर बाद हमें ऐसा दिखता भी है, क्योंकि जैसे ये ट्रक थोड़ा आगे जाता है वैसे ही बहुत सारे पुलिस इस ट्रक को घेर लेती है। लेकिन जैसे ही पुलिस इस स्टैम्प को देखती है वैसे ही पुलिस भी वहां से भाग जाती है और ट्रक को जाने के लिए कहती है। और फिर हमें पता लगता है कि ये स्टैम्प जिस भी आदमी का है वो बहुत ही डेंजरस और पावरफुल है, इतना ज्यादा कि उससे पुलिस और सरकार भी डरती है। सुपीरियर गैंगस्टर्स का जो गुंडा इस ट्रक को ले जा रहा होता है उसे ही अपने सुपीरियर्स का फोन आता है, जो लोग उससे कहते हैं कि अभी जो वो ट्रक को नेपाल लेके जा रहा है वो काम वो बाद में करे, लेकिन उससे पहले वो आसाम जाए, क्योंकि वहां पर उनके कुछ आदमियों को वो लड़की मिल गई है जिसे वो ढूंढ रहे थे और इसीलिए वो ये चाहते हैं कि उस लड़की को जल्द से जल्द उनके पास लाया जाए। इसके बाद फिर वो सारे गुंडे मिलकर जल्दी से आसाम जाते हैं और श्रुति हसन को पकड़ लेते हैं। बट इसी टाइम पर देवा और उसकी मदर भी वहां पर होते हैं और इसीलिए वो लोग ये देखते हैं कि वो सारे गुंडे मिलकर श्रुति हसन को वहां से ले जा रहे हैं। एंड दैट्स व्हाई देवा की मदर देवा से कहती है कि वो जाकर उस लड़की की मदद करें, जिसके बाद देवा अपना असली रूप दिखाता है और वो उन सारे गुंडों को बड़ी जल्दी पीट देता है। साथ ही साथ देवा उस ट्रक के ऊपर भी अटैक कर देता है जिस ट्रक के अंदर स्टैम्प वाले कंटेनर्स लगे थे। बट ये देखते ही जिस अंग्रेज का वो सामान होता है वो अपने आदमी से कहता है कि आखिरकार तुमने तो ये बोला था कि इस पूरी कंट्री के अंदर इस स्टैम्प लगे कंटेनर्स को छूने की भी हिम्मत किसी में नहीं है, तो फिर आखिरकार ये कौन है जिसने हमारे कंटेनर्स को उड़ा दिया। लेकिन फिर इतना पूछने के बाद ही उसे ये जवाब मिलता है कि जिस आदमी ने इन स्टैम्प्स को बनाया है वो आदमी यही है, यानी कि देवा। और फिर यहीं हमें भी ये पता लगता है कि देवा की हिस्ट्री के अंदर कई सारे बड़े राज छुपे हैं। लेकिन इधर ही इसी मौके का फायदा उठाकर जो आदमी श्रुति हसन की हेल्प कर रहा था वो उसे एक गाड़ी में बिठाता है और उसे वहां से दूर ले जाता है ताकि वो सेफ रह सके। लेकिन वहां से थोड़ा आगे जाते ही रास्ते में ही श्रुति हसन उस आदमी से कहती है कि आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर ये गुंडे कौन है जो कि मेरे पीछे पड़े हैं, ये सब मुझे मारना क्यों चाहते हैं, आखिर ये सारे गैंगस्टर्स है कौन और ये देवा कौन है और उसे देवा के पास ही क्यों लाया गया था। श्रुति हसन के इन सारे सवालों को सुनकर वो आदमी उससे कहता है कि वो जानता है कि उसके मन में कई सारे सवाल हैं और इसीलिए वो एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब देने वाला है। वो आदमी अपनी कहानी को शुरू करता है और वो श्रुति हसन से कहता है कि इन सब की शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी। हजारों साल पहले 3 कबीले हुआ करते थे, जिन 3 कबीलों के नाम थे मन्नार, शोयांग और गरियांग। और वैसे तो इन तीनों कबीलों के लोग डाकू थे जो कि जंगली तरीकों से लूटपाट किया करते थे, लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ही पावरफुल और खूंखार भी थे। लेकिन फिर उसके कुछ टाइम बाद ही उन तीनों कबीलों ने मिलकर अपनी एक जगह बनाई और उस पूरी जगह को उन्होंने नाम दिया खानसार। और फिर वो तीनों कबीले मिलकर अपने इस पूरे खानसार शहर को रूल करने लगे। इन सब के दौरान उनकी कई लड़ाइयां हुई, जैसे कि बाहरी हमले और अंग्रेजों के हमले। लेकिन उन तीनों कबीलों ने मिलकर हर बार बाहर से आने वाले सभी को मार दिया, यहाँ तक कि अंग्रेजों को भी, और इसीलिए उनकी हुकूमत को कोई नहीं ला पाया। लेकिन जब साल 1947 में देश आजाद हुआ और 1950s और 60s के अंदर देश को लेकर नीतियां बनने लगी, तब सरकार ने फैसला लिया कि वो खानसार शहर को रद्द कर देंगे और उस एरिया को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। लेकिन फिर जब सरकार ने ऐसा करने की कोशिश की तभी उन तीनों कबीलों में से मन्नार कबीले के हेड ने सरकार के आगे बगावत कर दी और सरकार के कई सारे मंत्रियों को मार दिया और सरकार को यह धमकी दी कि वो कभी भी खानसार की तरफ उंगली भी न उठाए। जिसके बाद ऐसा ही हुआ और फिर कभी सरकार ने भी खानसार के लिए कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद मन्नार कबीले का वो लीडर धीरे धीरे करके पूरे खानसार का हेड बन गया और क्योंकि वो एक बहुत ही महान लीडर था इसीलिए उसने भी धीरे धीरे करके खानसार में काफी डेवलपमेंट किए। उसने खानसार में बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स बनाई, खानसार के लिए एक पूरी मिलिट्री खड़ी कर दी जिनके पास खुद के सोल्जर्स थे। उन्होंने अपने लिए कई सारे हथियार लिए और यहाँ तक कि उस लीडर ने खानसार के लिए कई सारे कानून भी बनाए और खानसार के इस लीडर का नाम था शिव मन्नार। इसके साथ ही खानसार के अंदर शिव मन्नार ने एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी बनाया, जिस सिस्टम के अंदर उसने खुद का एक पार्लियामेंट सिस्टम खड़ा किया। शिव मन्नार ने पूरे खानसार को 101 पार्ट्स में बांटा और उन सारे एरियाज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक वोट पावर बनाई। जिसके बाद अपनी सभा के अंदर उन्होंने 3 सिस्टम बनाए, पहला कपार, दूसरा सरदार और तीसरा कर्ता, और इन तीनों के लिए अलग अलग कड़े बनाए गए। इस पूरी सभा में कपार की संख्या 62 थी, सरदार की संख्या 8 और कर्ता की 1। सभी कपार को एक वोट पावर दी गई, जिसे रिप्रेजेंट करने के लिए उन सभी को एक पतले कड़े भी दिए गए जो कि इस बात को रिप्रेजेंट करते थे कि वो सभी कपार हैं। अगली बारी सरदार की, तो एक सरदार को 3 वोट पावर्स दिए गए और इसीलिए 8 के 8 सरदारों के पास 3 वोट पावर्स हैं, जो कि मिलकर बनती है 24, और उन्हें रिप्रेजेंट करने के लिए इन सभी को मोटे कड़े दिए गए। लेकिन फिर आखिर में आता है कर्ता, जिसे मिले 15 वोट पावर्स और इसीलिए इसका कड़ा भी सबसे मोटा है। और अपने इस पूरे सिस्टम के अंदर शिव मन्नार खुद कर्ता बना, जो कि सबसे ज्यादा वोट पावर्स के साथ पूरे खानसार को लीड करेगा। इस पूरे सिस्टम से खानसार के सारे लोग बहुत खुश थे और शिव मन्नार बहुत बेहतर तरीके से खानसार को रूल करते थे। लेकिन फिर कुछ टाइम बाद ही नेचुरल रीजंस की वजह से शिव मन्नार की डेथ हो गई। लेकिन फिर शिव मन्नार के मरने के बाद तीनों कबीलों ने और पूरी सभा के सारे सदस्यों ने मिलकर ये फैसला लिया कि अब से शोयांग कबीले के हेड को ही खानसार का कर्ता बनाया जाएगा, जिसके बाद वही खानसार को लीड करेंगे। बट ये बात शिव मन्नार के बेटे राज मन्नार को बहुत बुरी लगी और इसीलिए उसने शोयांग कबीले के हेड को मार दिया ताकि वो कर्ता न बन पाए। और इसके साथ ही शोयांग कबीले का कोई भी सदस्य कभी भी उसके खिलाफ बगावत न कर पाए, इसके लिए उसने ये ऑर्डर्स जारी कर दिए कि शोयांग कबीले के
सारे लोगों को मार दिया जाए, जिसका मतलब ये था कि खानसार में रहने वाले 3 कबीलों में से अब एक कबीले को पूरी तरह से मिटा दिया जाएगा। और फिर ये सब करने के बाद राजमन्नार खुद ही खानसार का कर्ता बन गया। साथ ही साथ उसकी सभा से भी कोई उसकी बगावत न करे, इसीलिए उसने अपने परिवार के सदस्यों में से ज्यादातर को कर्ता बना दिया। शिव मन्नार की 2 पत्नियां थी, जिनमें से पहली बीवी से उसे 2 बच्चे थे, जो कि थे ये दोनों, एक बेटा और एक बेटी, जिनमें बड़ा वाला बेटा गरुड़ा है, KGF वाला गरुड़ा। इसके साथ ही दूसरी बीवी से भी इन्हें 2 बेटे थे, जिनमें एक था वर्धा और दूसरा वर्धा का छोटा भाई। और अब अगर आप सभी ने ध्यान दिया हो तो आपको पता लगेगा कि ये वही वर्धा है जो कि देवा का दोस्त है। इसके साथ ही यहाँ पर हमें ये भी पता लगा कि राजमन्नार का बेटा गरुड़ा, उसकी छोटी बहन और उसकी बेटी का पति यानी कि राजमन्नार का जमाई, और साथ ही साथ उसकी पत्नी का भाई यानी कि उसका साला, ये चारों सदस्य उसकी सभा में सरदार थे और उसने अपने परिवार के सदस्यों को ये पद दिया था। लेकिन राजमन्नार ने वर्धा को कोई भी पोस्ट नहीं दिया था। लेकिन ऐसा इसीलिए क्योंकि जब वर्धा छोटा था तभी राजमन्नार ने वर्धा को पोस्ट दी थी और उसने उसे एक सरदार बनाया था। लेकिन अगर आप सभी को याद हो तो मूवी के स्टार्टिंग के सीन के अंदर ही वर्धा अपने सरदार वाला वही कड़ा निकालकर उस गुंडे को सौंप देता है जो कि देवा और उसकी मदर को मारने आया था। और वर्धा की इसी हरकत को देखकर शिव मन्नार उससे गुस्सा हो गया था और इसीलिए उसने उसके बाद उसे कोई पद नहीं दिया था। इन सब के साथ ही राजमन्नार ने अपने रूल करने के साथ ही अपने पिता के बनाए कानून में भी बदलाव किए थे और कुछ कानूनों को बदल दिया था। और एक कानून ये भी बना दिया था कि जो भी ताकतवर हो वो कर्ता से बगावत करके और उसे हरा के या मार के खानसार के ऊपर रूल कर सकता है, यानी कि जो पावरफुल होगा उसी की डोमिनेंस चलेगी। इन सारे कानूनों और अपने तरीकों के साथ मिलकर राजमन्नार ने खानसार के ऊपर 25 सालों तक रूल किया और उसके पूरे राज के अंदर कभी भी कोई कमी नहीं आई। लेकिन फिर एक दिन अचानक से राजमन्नार ये डिसाइड करता है कि उसे किसी जरूरी काम से खानसार से बाहर जाना है। बट फिर इसी टाइम पर राजमन्नार का जमाई उसके पास आता है और उससे कहता है कि उसे अपने बेटे वर्धा को ठुकराए हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन अब शायद उसे वर्धा को बुला लेना चाहिए। इसके बाद ही हमें देखते हैं कि राजमन्नार वर्धा की बात सुनकर इमोशनल हो जाता है और यहीं पर हमें ये भी पता लगता है कि अपने सारे बच्चों में से राजमन्नार सबसे ज्यादा प्यार वर्धा से ही करता है। और इसके साथ ही जब भी वो वर्धा को देखता है तब उसे अपने पिता की याद आती है एंड दैट्स व्हाई राजमन्नार ये मन बना लेता है कि वो अपने बाद अपने बेटे वर्धा को ही कर्ता बनाएगा। इसके बाद ही राजमन्नार अपनी बेटी को टेम्पररी बेसिस के लिए कर्ता बनाता है और उससे कहता है कि जब तक वो वापस नहीं आता तब तक वो उसकी जगह रहकर रूल करेगी। इसके साथ ही वो सभा के अंदर अपने बेटे वर्धा को बुलाता है और 8 सरदारों में से एक सरदार की पोस्ट लेकर वर्धा को एक सरदार बना देता है। और साथ ही वो ये भी अनाउंस करता है कि जब वो वापस आएगा तब वो अपने बेटे वर्धा को कर्ता बना देगा, जिसके बाद उसका बेटा वर्धा ही खानसार पर रूल करेगा। और फिर इन सब के बाद राजमन्नार जरूरी काम से खानसार से बाहर चला जाता है। बट फिर तभी हम ये देखते हैं कि राजमन्नार का जमाई अपना असली रंग दिखाता है और राजमन्नार ने जिस आदमी की सरदार पोस्ट लेकर अपने बेटे वर्धा को सरदार बनाया था वो उसी आदमी के पास जाता है और उसे बोलकर भड़काने लगता है कि राजमन्नार ने उसके साथ गलत किया है। अब यहीं पर हमें ये बात भी पता लगती है कि ये आदमी उसी आदमी का बेटा होता है जिस आदमी को वर्धा ने बचपन में अपना कड़ा दिया था और अपने सरदार का ओहदा दिया था। और यहाँ पर राजमन्नार का जमाई उसी बात को बोलकर इस आदमी को भड़का देता है और उससे ये कहता है कि अगर वो चाहे तो अपनी पोस्ट को बचा सकता है और इसके लिए बस उसे वर्धा को खत्म करना होगा। वो आदमी अपनी सरदार की पोस्ट को बचाने के लिए वर्धा को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके लिए वो तैयारियां भी करने लगता है। लेकिन तभी दूसरी तरफ हमें ये भी पता लगता है कि राजमन्नार के फैसले से उसका बड़ा बेटा गरुड़ा भी बहुत गुस्सा है। अब वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मूवी के अंदर इसका नाम गरुड़ा नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे इसका असली नाम याद नहीं इसीलिए हम इसे गरुड़ा ही बोल रहे हैं। गरुड़ा को इस बात की जलन होती है कि राजमन्नार का सबसे बड़ा बेटा वो है, लेकिन फिर भी राजमन्नार ने उसके होते हुए उसके छोटे भाई वर्धा को कर्ता बनाने का फैसला लिया है और इसीलिए इसके मन में भी वर्धा के लिए घृणा आ जाती है और वो वर्धा को मारने की कोशिश करता है। इसके बाद वर्धा के खिलाफ के सारे लोग एक साथ हो जाते हैं और वो सब साथ मिलकर वर्धा को मारने जाते हैं और वो ये सोचते हैं कि वो सभी वर्धा को मार देंगे जिससे कि वर्धा कभी कर्ता नहीं बन पाएगा और उन्हें भी कभी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर तभी ये बात राजमन्नार की बेटी को पता लग जाती है, वही बेटी जो कि टेम्पररी बेसिस पर यहाँ की कर्ता थी, और वो ये जान जाती है कि वर्धा को मारने की कोशिश की जा रही है। अब वैसे तो वो भी वर्धा से नफरत ही करती थी, लेकिन वो ये सोचती है कि उसके फादर ने उसे जिम्मेदारी दी है और इसीलिए अगर उसके राज में कुछ गलत हुआ तो वो अपने फादर का भरोसा खो देगी एंड दैट्स व्हाई वो ये फैसला लेती है कि वो ये सब रोक करेगी। इधर हम ये देखते हैं कि वर्धा के सारे दुश्मन मिलकर वर्धा को मारने के लिए आ जाते हैं और वो वर्धा को मारने के लिए उसे घर से भी निकाल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो लोग उसे मारने वाले होते हैं वैसे ही खानसार शहर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी घंटियों की आवाज आने लगती है और हमें पता लगता है कि ये एक सीज फायर है जिस सीज फायर को खानसार का कर्ता डिक्लेयर कर सकता है और यहाँ पर इस सीज फायर को राजमन्नार की बेटी ने डिक्लेयर किया है। इसके बाद ही मीटिंग होती है जिस मीटिंग के अंदर सबको बुलाया जाता है, जहाँ पर राजमन्नार की बेटी वर्धा के सारे दुश्मनों से पूछती है कि आखिर वो लोग ये सब क्यों कर रहे हैं। लेकिन इस बात के जवाब में वो लोग ये कहते हैं कि वो लोग जो भी कर रहे हैं वो खानसार के कानूनों के अंदर है और राजमन्नार ने ये कानून बनाया है कि जो भी पावरफुल है वो खानसार के अंदर अपनी डोमिनेंस बना के कर्ता बन सकता है और वो लोग भी वही करने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसीलिए उसमें गलत क्या है। बट राजमन्नार की बेटी ये जानती थी कि जो भी होने वाला है उससे उसका फादर कभी खुश नहीं होगा एंड दैट्स व्हाई वो अपने सीज फायर को नहीं हटाती। बट इसी के लिए वर्धा के सारे दुश्मन इस बात का प्रस्ताव रखते हैं कि खानसार के अंदर भी वोटिंग सिस्टम है और इसीलिए सीज फायर होगा या नहीं ये वोटिंग से डिसाइड होगा। सो फिर इसीलिए ये बात तय होती है कि आज से ठीक 9 दिन बाद सभा के अंदर वोटिंग की जाएगी, जिसमें अगर ज्यादा वोट इस बात को लेकर आएंगे कि सीज फायर को लागू होने देना चाहिए तो फिर सीज फायर लगा रहेगा, जिसके बाद कोई भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं कर सकता। लेकिन अगर ज्यादा वोट इस पक्ष में आएंगे कि सीज फायर को हटा देना चाहिए तो सीज फायर को हटा दिया जाएगा,
जिसके बाद कोई भी किसी से भी लड़ सकता है और उसे मार भी सकता है। जब ये बात बिल्कुल तय हो जाती है कि ठीक 9 दिन बाद सीज फायर को लेकर वोटिंग होगी, तभी वर्धा के सारे दुश्मन यानी कि गरुड़ा और बाकी सारे लोग सभा के दूसरे मेंबर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते हैं, प्यार से या फिर धमकाकर, जैसे मर्जी। लेकिन उन सबका मोटिव यही होता है कि वो किसी भी तरह से ज्यादा वोट्स को अपनी तरफ कर लें, ताकि वोट वाले दिन इस बात को लेकर ज्यादा वोट आए कि सीज फायर को हटा देना चाहिए, जिससे कि सीज फायर हट जाए और वो लोग वर्धा को मार सकें। और जब ये लोग ये मेक श्योर कर लेते हैं कि वो लोग वोटिंग्स के अंदर सीज फायर को हटवाई देंगे, तभी ये सब मिलकर अपनी खुद की मिलिट्रीज बनाने लगते हैं। क्योंकि एज ऑफ कोर्स खानसार की जो मिलिट्री है वो खानसार के कर्ता के हाथ में है, यानी कि अभी के टाइम पर राजमन्नार की बेटी के हाथ में और राजमन्नार के आने के बाद राजमन्नार के हाथ में। सो इसीलिए ये लोग खुद के गन्स खरीदते हैं, मिसाइल्स, बॉम्ब्स और एक्सप्लोजिव खरीदते हैं और बहुत सारे देशों के रेबल सोल्जर्स को उठाकर ले आते हैं और उनसे अपनी खुद की आर्मी बनाते हैं, ताकि 9 दिन बाद जब ये लोग वर्धा को मारे तब जब उन्हें कोई रोकने आए तो वो उसे भी खत्म कर दें। ये सारी चीजें वर्धा का छोटा भाई और उनके साथी भी देखते हैं और वो लोग भी ये डिसाइड करते हैं कि अगर उन सबको बचना है और इस लड़ाई को जीतकर जिंदा रहना है तो उन्हें भी खुद के लोग चाहिए होंगे और उन्हें भी खुद की आर्मी तैयार करनी होगी। और फिर इसी के लिए वर्धा का छोटा भाई उससे पूछता है कि उनकी आर्मी कहाँ है, वो कब उसे तैयार करेंगे। और फिर इसीलिए वर्धा खानसार से निकलकर सीधा एक जगह जाता है, जो जगह होती है गुजरात के एक छोटे से गांव में। और वहां जाकर वो मिलता है अपने पुराने दोस्त देवा से। वहां आकर वो देवा उसकी मदर से मिलता है और वो देवा से ये कहता है कि उसे उसकी मदद की जरूरत है। और क्योंकि देवा ने अपने बचपन के दोस्त वर्धा से ये वादा किया था कि वो जिंदगी में जब भी उसे बुलाएगा तब वो उसके लिए हाजिर होगा और जो वो चाहेगा वो करेगा। एंड दैट्स व्हाई देवा वर्धा के साथ चला जाता है, जिसके बाद वर्धा देवा को लेकर खानसार में आता है। बट ये देखकर वर्धा के साथी काफी नाराज होते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वर्धा पूरी आर्मी बिल्ड करने की बजाय सिर्फ एक ही आदमी को उठाकर ले आया है, जो कि शायद से किसी काम का नहीं है। लेकिन एक्चुअल रियलिटी क्या है ये तो हम और आप जानते हैं, क्योंकि जिस बंदे को वर्धा लेकर आया है वो अकेला ही किसी आर्मी से भी बढ़कर है, क्योंकि वो है सलार। इसके बाद ही सभी लोग तैयार होते हैं और सीधा वोटिंग्स का वेट करते हैं। एंड देन फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन सीज फायर के ऊपर वोटिंग्स होती है। बट फॉर्चुनेटली इसी दिन वर्धा का फादर राजमन्नार भी आ जाता है, जो कि खानसार का करता है विद 15 वोट्स। और इसीलिए जब वोटिंग्स होती है तब पहले तो सीज फायर को हटाने को लेकर ज्यादा वोटिंग्स आती है, लेकिन फिर जैसे ही राजमन्नार अपना वोट डालता है वैसे ही उसके 15 वोट्स की वजह से पूरी की पूरी वोटिंग्स बराबर हो जाती हैं। और इसीलिए फिर आखिरी वोट बचता है वर्धा का। एंड साथ ही साथ सब कुछ अब वर्धा पे डिपेंड था कि क्या वो सीज फायर लागू रखना चाहता है या फिर सीज फायर को हटाना चाहता है। वर्धा का फादर राजमन्नार ऐसा सोचता है कि वर्धा सीज फायर लागू रखेगा और उसी के लिए वोट करेगा, ताकि सीज फायर लागू रहने से कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा और फिर मेरा बेटा वर्धा मेरी जगह लेकर खानसार को नॉर्मली रूल करेगा। लेकिन वर्धा कुछ अलग करता है, क्योंकि वर्धा सीज फायर को हटाने के लिए वोट करता है। और फिर क्योंकि सीज फायर को हटाने के लिए ज्यादा वोट्स आते हैं, इसीलिए खानसार के अंदर सीज फायर हटा दिया जाता है। बट ये देखकर वर्धा का फादर राजमन्नार भी काफी शॉक होता है और वो ये सोचता है कि आखिरकार वर्धा ने ऐसा क्यों किया। लेकिन फिर यहीं पर स्टोरी में हम ये देखते हैं कि वर्धा और देवा पहले ये डिसाइड कर चुके हैं कि अब वर्धा और किसी से नहीं डरेगा और अब वो सीज फायर को हटाकर अपने सारे दुश्मनों से लड़ेगा और देवा के साथ मिलकर उन सबका खात्मा कर देगा। इसके बाद ही प्रेजेंट टाइम के अंदर गरुड़ा और जो भी लोग वर्धा के खिलाफ थे वो सब के सब अपनी टीम और आर्मी को लेकर तैयार हो जाते हैं और जंग की शुरुआत करने लगते हैं। लेकिन इधर अब वर्धा भी देवा के साथ तैयार था। इधर ही वर्धा के ऊपर कई सारे हमले भी होते हैं और उन्हीं हमलों के अंदर वर्धा और देवा मिलकर उन सभी को मारते हैं और खुद की जान बचाते हैं। लेकिन हमें दिख जाता है कि ये तो इनकी लड़ाई की सिर्फ शुरुआत ही है। लेकिन इधर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि राजमन्नार अपनी बेटी के साथ होता है, बट तभी उसी टाइम पर एक आदमी राजमन्नार पर अटैक कर देता है, जिस अटैक से राजमन्नार बच जाता है और उसे पकड़कर घायल कर देता है। और जब उससे वो पूछता है कि आखिर वो कौन है और उसने उसके ऊपर क्यों अटैक किया, तब वो आदमी राजमन्नार के सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करता है। वो राजमन्नार से कहता है कि वो शोयांग कबीले से है, यानी कि वही कबीला जिस कबीले के हेड को आज से कई साल पहले खानसार का कर्ता बनाया गया था। लेकिन राजमन्नार ने उसे मार दिया था और उसके साथ साथ उसके पूरे कबीले के लोगों को भी खत्म करवा दिया था। बट जब राजमन्नार के आदमी पूरे कबीले के लोगों को मार रहे थे तब उसी टाइम पर उन्होंने अपने कई सारे बच्चों को छुपा लिया था, जिससे कि उन सारे बच्चों की जान बच गई और वो उन्हीं में से एक बच्चा है। इसके साथ ही वो ये भी बताता है कि राजमन्नार का जमाई भी एक शोयांग है और उन्हीं की तरह भी सैकड़ों शोयांग जिंदा है, जो कि कई सालों से युद्ध की तैयारी में है और अब वो राजमन्नार की पूरी सल्तनत को खत्म करने वाले हैं। और इस तरह से वो लोग अपने माता पिता और अपने कबीले का बदला लेंगे। इसके साथ ही वो सभी राजमन्नार को ये भी बताते हैं कि हमारे कबीले के जिस हेड को उसने मारा था उसके लोग उसके बेटे और उसकी बीवी को भी मारने गए थे, लेकिन उसके बेटे और उसकी बीवी की जान बच गई। और फिर हमें भी यहाँ पर ये पता लगता है कि शोयांग कबीले के हेड के जिस पत्नी और बेटे की वो बात कर रहा है वो और कोई नहीं बल्कि देवा और उसकी माँ है, यानी कि देवा ही वो बच्चा है जो कि शोयांग कबीले के हेड का बेटा था, यानी कि वही जिसे राजमन्नार ने मार दिया था। मतलब कि देवा के फादर को मारने वाला और कोई नहीं बल्कि उसी के सबसे प्यारे दोस्त वर्धा का पिता राजमन्नार है। साथ ही साथ यहीं पर वो आदमी राजमन्नार से ये भी कहता है कि तुमने हमारे हेड को मारा था, जो हेड खानसार का भी लीडर बनने वाला था, और अब क्योंकि देवा उसका बेटा है इसीलिए अब वही हमारे कबीले का हेड है और रियलिटी के अंदर वही खानसार का असली लीडर भी है, यानी कि खानसार का असली कर्ता। इसके बाद ही राजमन्नार अपनी बेटी से बात करता है और वो बेटी से ये भी कहता है कि वो कुछ टाइम पहले जब खानसार से बाहर गया था तो वो एक बहुत ही जरूरी काम से गया था। असल में उसे एक खबर मिली थी कि खानसार के अंदर से कोई है जिसने बहुत बड़ी मात्रा में गन्स और बॉम्ब्स का ऑर्डर दिया था
और इसीलिए वो ये जानता है कि खानसार के अंदर कोई तो है जो कि खानसार में बगावत लाना चाहता है। और फिर यहीं पर हमें पता लगता है कि राज मन्नार जो भी सोच रहा है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि खानसार की एक सभा का ही मेंबर जो कि राज मन्नार के भी काफी करीब है, उसने ही खानसार के अंदर बहुत बड़े पैमाने में बंदूकें, मिसाइलें और बॉम्ब्स को इकट्ठा कर लिया है और अब वो भी इस तैयारी में है कि वो खानसार के ऊपर अटैक करे। लेकिन फिर यहीं पर ही ये मूवी एंड हो जाती है। अब हालांकि ये मूवी तो यहाँ पर एंड हो चुकी है, लेकिन इसने अपने पार्ट 2 के लिए और आगे आने वाले सीक्वल्स के लिए बहुत बड़ा फ्यूचर खोल दिया है और अब आगे हम कई सारी बड़ी बड़ी लड़ाइयां देखने वाले हैं। सो मेरे अकॉर्डिंग तो यही होगा कि जो भी हम सभी ने सलार पार्ट 1 सीज फायर के अंदर देखा है वो तो इस पूरी फ्रेंचाइजी का सिर्फ एक ट्रेलर था, क्योंकि असली तबाही आगे होने वाली है। सो दोस्तों यही थी वीडियो सलार मूवी की स्टोरी और उसकी एंडिंग के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। मैं आप सबसे मिलता हूं ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।